All right, hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के. ठीक है, आज हमारा चैप्टर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है बच्चे, ये कब पूछा गया है? ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, आप एनसीईआरटी चेक करिए, पेज नंबर 43 ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी 27 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है, अगर इसका आपको सोल्यूशन देखना है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका की कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहेगा बेटा? जो की कॉन्सेप्ट है वो टेस्टिस ऑफ एनाटॉमी रहेगा. ठीक है, तो जो ट्रांसफर सेक्शन आप टेस्टिस का देख रहे हो बेटा, तो इसमें आपने देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको पूछा गया कि आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. राइट, तो हमें देखना है बच्चे यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहा है टेस्टिस के अंदर. ठीक है, टेस्टिस के अंदर बच्चे टेस्टिकुलर लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. कितने होते हैं बच्चे? 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 कितने क्या होते हैं बच्चे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये क्या होता है? यूनिट ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, यहीं से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस केस. ठीक है, अब हम बोलते हैं कि बच्चे सबसे पहले स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. फिर उसके बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाएगा बच्चे? रीटे टेस्टिस में. आप लोगों को ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बच्चे. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीटे टेस्टिस. तो बच्चे रीटे टेस्टिस से स्पर्म कहाँ चले जाएगा बच्चे? आपके वासा एफरेंशिया में. कहाँ जाएगा बच्चे? वासा एफरेंशिया में. इसको हम एफरेंशियल डक्ट भी बोलते हैं. ये थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका, दैट इज एफरेंशियल डक्ट या वासा एफरेंशिया बोल सकते हो आप इसको. ठीक है बेटा, वासा एफरेंशिया से कहाँ जाएगा बच्चे? फोर्थ स्टेप है स्पर्म सेल की ट्रांसपोर्टेशन का, एपिडिडाइमिस. ठीक है, तो एपिडिडाइमिस में से और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एपिडिडाइमिस बच्चे यहाँ से स्टार्ट होता है आपके इस पार्ट से. ठीक है, यहाँ से लेके कंप्लीट पार्ट जो है ये आपका क्या कहलाता है? एपिडिडाइमिस कहलाता है. ठीक है, तो अब एपिडिडाइमिस का हेड पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और टेल पार्ट होता है. ठीक है बेटा, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जनरली एपिडिडाइमिस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्पर्म मैचुरेशन एंड स्टोरेज. सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है. यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म का स्टोरेज होता है और दूसरा क्या करेगा? स्पर्म की मैचुरेशन करेगा. ये एक बारी बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था और नीट में भी आ सकता है, ये काम है. अब आपको पूछा जाता है कि जो आपके पास एपिडिडाइमिस होता है इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. कौन कौन से? हेड, बॉडी और टेल. अब इसमें हम लोग हेड को क्या बोलते हैं? कापुट बोलते हैं. हेड का दूसरा नाम क्या बच्चे? इसको हम लोग कापुट बोलते हैं. ठीक है बेटा, कापुट बोलेंगे हेड को. बच्चे हम एपिडिडाइमिस के 3 रीजन जानते हैं. ये जो ब्रॉडेड पार्ट है ये क्या है? हेड पार्ट है जिसको हम कापुट बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा नैरो पार्ट जो है ये क्या है? बॉडी है जिसको हम कार्पस बोलते हैं. और ये नैरो पार्ट जो है ये टेल है जिसको हम कॉर्डा कहते हैं. ठीक है बच्चे, अब देखो इनका जो है डिफरेंट फंक्शन भी होता है. जो कापुट होता है वो क्या करता है? वो रिसीव करता है स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस. इसका क्या काम है? ये स्पर्म को रिसीव करेगा. ठीक है, और कार्पस का क्या काम होता है? बॉडी है, ये स्पर्म मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है. और कॉर्डा का क्या काम होता है बच्चे? ये क्या करेगा? स्टोर करेगा मैच्योर स्पर्म को. क्लियर है बच्चे? तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पे भी ध्यान देना है. सबसे पहले स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रीटे टेस्टिस, देन एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस. ठीक है बेटा, और एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ चले जाएगा? 5th पॉइंट हमारा आता है वासा डिफरेंशिया. और फिर वासा डिफरेंशिया से कहाँ जाएगा बच्चे? एजुकुलेटरी डक्ट. ठीक है, और फिर यूरिथ्रा और फिर मीटस में चले जाएगा. ठीक है बेटा, ठीक है. तो यहाँ पे आपने अब इसके अकॉर्डिंगली देखना है कि सबसे पहले हमारा क्या आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आएगा. फिर उसके बाद बच्चे आपका रीटे टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, एजुकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रल और मीटस. ठीक है बेटा, तो ये हमने इसका एक करेक्ट सीक्वेंस देखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखी हैं. एपिडिडाइमिस के पार्ट देखे हैं, उनके फंक्शन देखे हैं, एपिडिडाइमिस का फंक्शन देखा है.
आपको वास डिफरेंस का फंक्शन आना चाहिए बच्चे, जहाँ पे स्पर्म सेल ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द कहाँ के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एजुकुलेटरी डक्ट का पता होना चाहिए, जहाँ पे स्पर्म सेल्स मिक्स होते हैं विद सेमिनल फ्लूइड के साथ, ठीक है। और यूरिथ्रल का पता होना चाहिए बच्चे, जहाँ पर क्या होता है, स्पर्म सेल्स आर एजुकुलेटेड आउट ऑफ द बॉडी, समझ आ रही है बच्चे। और ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, मीटस यूरिथ्रा, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास बताता है कि कैपेस्टेशन अकर इन, देखो बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कब पूछा गया बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, ठीक है। कैपेस्टेशन क्या होता है बच्चे, कैपेस्टेशन एक फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म्स की विच अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कहाँ पे होगा बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। मतलब आप कभी नहीं बोल सकते हो कि कैपेस्टेशन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, जहाँ पर वो क्या करता है अपनी आउटर कवरिंग को, है ना, जो कोलेस्ट्रॉल होती है, लेयर होती है लिपिड की, उसको रिमूव करता है बाहर से, ठीक है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट आइंस होते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो डिजोल्व करते हैं लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की लेयर को, ठीक है। तो मतलब स्पर्म एग को पेनिट्रेट करने के लिए फ्लोपिन ट्यूब्स में वो अपनी प्रिपरेशन कहाँ करता है बच्चे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही करता है, जो अपनी आउटर लेयर को रिमूव करता है, ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को खुद करेंगे बेटा, खुद करके ग्रुप में मुझे बताएंगे, है ना, कमेंट करेंगे नीचे और खुद बताएंगे मुझे, ठीक है बेटा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी हमने किया है बच्चे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा रीटे टेस्टिस से एफ्रिएंट और फिर एपिडिडाइमिस और फिर वासा डिफरेंशिया, ठीक है बेटा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैच करता है और 2015 में सिमिलर क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते थे। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपको शो करके दी है जिसमें स्पर्म आपको दिख रहा है, तो इट मीन्स कि ये डायग्राम क्या है, ये वेजाइना है और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, फ्लोपिन ट्यूब दिख रही है। कैपेस्टेशन रेफर्स टू चेंज इन द, देखो स्लाइट डिफरेंस है, मतलब इसका क्वेश्चन में पूछने का मतलब है कि जो स्पर्म अपने अंदर चेंजेस लाता है तो वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन लाता है, ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन या स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। बच्चे फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म अपने अंदर कैपेस्टेशन लाता है। तो कैपेस्टेशन का मतलब होता है, मानो जैसे ये वेजाइना है, ठीक है, तो वेजाइना में क्या करेगा, स्पर्म अपनी आउटर लेयर को रिमूव कर देगा। मानो इसके बाहर एक लेयर है, ठीक है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, वो लेयर हमें कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेयर होती है, ठीक है, या लिपिड बाई लेयर है, इसको रिमूव कर देगा और फ्लोपिन ट्यूब में स्पर्म क्या करेगा, ऐसे करके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैपेस्टेशन। और कैपेस्टेशन जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है और बिफोर फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म में, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चे। कैपेस्टेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन अकर, एक्रोसोमल रिएक्शन भी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ कैपेस्टेशन हैपन व्हेन स्पर्म एंटर वेजाइना, ड्यूरिंग दिस पीरियड कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एक्रोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का हम बिल्कुल डायग्रामेटिकली चीज़ें देखेंगे। पूछ रहा है द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। बता रहा है क्वेश्चन में, आपको ये पूछा जा रहा है कि जो एक शेयर डक्ट है, शेयर डक्ट जिसमें यूरिन और स्पर्म, एक कॉमन डक्ट भी बोल सकते हैं हम उसको, ह्यूमन मेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप कहाँ बोल सकते हो, जो शेयर डक्ट होता है जिसको हम स्पर्म यूरोजेनिटल, ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं उसको। ऑप्शन है हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा, बी है यूरेटर, वास डिफरेंशिया और वास एफरेंशिया। सबसे पहले आप लोग डायग्राम देखेंगे बच्चे, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे यहाँ पे बच्चे, अगर आपने समझा होगा, सबसे पहले स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है बच्चे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। ये टेस्टिस है ना, आपको पता है, तो टेस्टिस के अंदर क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मैं कह रहा हूँ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा बच्चे, रीटे टेस्टिस में। आप लोग देख सकते हैं रीटे टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वासा एफरेंशिया में, फिर कहाँ जाएगा बच्चे, एपिडिडाइमिस में,
एपिडिडाइमिस से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, वास डिफरेंशिया में, ठीक है। और वास डिफरेंशिया से कहाँ चले जाएगा बच्चे स्पर्म, आपके सेमिनल वेजिकल में। कहाँ चले जाएगा, सेमिनल वेजिकल में। और सेमिनल वेजिकल से कहाँ जाएगा बेटा, एजुकुलेटरी डक्ट में, है ना। सेमिनल वेजिकल्स से कहाँ जाएगा, एजुकुलेटरी डक्ट में। और यहाँ पर ये जो एजुकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो ये एजुकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होता है बच्चे, यूरेथ्रा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है ये कहाँ बनता है बच्चे, आपके यूरेथ्रा में बनता है। कहाँ बनता है, आपके यूरेथ्रा में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो यूरेटर जो है बेटा, यूरेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसपोर्ट होता है, यूरिन। और आपका ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, आपका यूरिनरी ब्लैडर, तो इसमें क्या होगा, यूरिन स्टोर होगा। तो हम सिर्फ ऑप्शन में हमारे पास जो एक कॉमन डक्ट है वो क्या है, यूरेथ्रा है, जिसको हम यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पाथवे भी करेक्ट हो गया होगा, और आपको यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंगली यूरेथ्रा की लोकेशन भी पता चल गई होगी, ठीक है। और जो हमारा डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट जो कंबाइन होके, है ना, एजुकुलेटरी डक्ट जो है ओपन किस में होता है, आपके यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। और फिर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से आगे कहाँ जाएगा, यूरेथ्रल मीटस से वाइडेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा आपने यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चे, क्वेश्चन में पूछा था शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज, एजुकुलेटरी डक्ट जब जुड़ेगा किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है बच्चे, यूरेथ्रा में दिखेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन 2012 में पूछा है। 2012 में आपका क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा, द लीडिक सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सेक्रेटरी सोर्स। एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 और न्यू 27 2012 में पूछा है, लेडिक सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स। तो सबसे पहले आप लोकेशन देखेंगे बच्चे कि जो आपका लेडिक सेल्स है बच्चे वो कहाँ प्रेजेंट होता है। एक एंडोक्राइन पोर्शन है टेस्टिस का, विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है आपके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इनके बीच में आपको कहाँ दिख रहा है, आपका ये लेडिक सेल्स दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है, ये लेडिक सेल जो है ये क्या सिक्रीट करता है बच्चे, ये एंड्रोजन सिक्रीट करेगा, ठीक है, एंड्रोजन सिक्रीट करेगा। और ये जो एंड्रोजन है बच्चे ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, क्लियर है बच्चे। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। देखो बच्चे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने बताना है कि वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट, स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। तो मुझे तो यही गलत लग रहा है, ठीक है बच्चे, क्योंकि क्या होता है कि स्पर्म कैन स्टे वायबल फॉर सेवरल डेज, 24 आवर नहीं, सेवरल डेज, नॉट जस्ट 24 आवर, क्लियर है बच्चे। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डू डिपेंड ऑन pH एंड दैट इज एल्कलाइन, हेंस द pH ऑफ द सेमन इज 7.4 से 8 पॉइंट समथिंग, राइट। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म कैन बी डिटरमाइंड बाय मोटिलिटी। स्पर्म आर सस्पेंडेड इन सेमिनल फ्लूइड और सेमन विच इज थिक इन नेचर, ठीक है। तो देखो पहला वाला ही गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पर्म की जो वायबिलिटी होती है, ठीक है, वो डेज में होती है, न कि 24 आवर्स में, ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया, तो इसने क्या बताया था, फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द pH ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। समझ में आगे बच्चे, इसको याद रखना, एक्टिव कब होगा, एल्कलाइन मीडियम में। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, यस। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, ठीक है बच्चे। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म कैसे डिटरमाइन होती है, उसकी मोटिलिटी से, उसकी मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी हम डायग्राम से डिपिक्ट करेंगे।
पूछा क्या है बच्चे क्वेश्चन में, देखो ज़रा। क्वेश्चन में पूछा है इफ़ फॉर सम रीज़न, है ना, द वास इफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, द गैमेट विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, अगर वास इफरेंशिया ब्लॉक हो जाता है बच्चे, आप लोग यहाँ पे देखिए, वास इफरेंशिया की हमने बात की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट, इसको अगर ये ब्लॉक हो जाता है बेटा, अगर ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर ब्लॉक हो जाता है तो स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके ब्लॉक होने से स्पर्म कहाँ से कहाँ, टेस्टिस टू एपिडिडमिस, है ना, मतलब ये ब्लॉक हो गया तो स्पर्म कहाँ, टेस्टिस से आया था, ठीक है, मतलब टेस्टिस से स्पर्म आया था तो कहाँ नहीं जा सकता बच्चे, एपिडिडाइमस में नहीं जा सकता, यहाँ नहीं आ पाएगा, बिल्कुल सही है, मतलब टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। आप बाकी वाले स्टेटमेंट गलत देखेंगे और ये वाला स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग डायग्राम के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना, बॉडी से बाहर, इनसाइड पाउच कॉल्ड सेक्रोटम, सेक्रोटम से कवर्ड होंगे, ठीक है। द पर्पज सर्व्ड इज फॉर, ऐसा क्यों होता, मतलब टेस्टिस जो है वो सेक्रोटम सैक के अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी पे क्यों होते हैं, ऐसा क्या, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना बच्चे, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उनमें टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए वो बॉडी से थोड़ा बाहर रखे जाते हैं। समझ आए बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द सेक्रोटम विच मेंटेन द सेक्रोटल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, कितना, 2 डिग्री, मानो हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इनमें कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2.5 भी बोलते हैं बहुत सारी बुक्स में, है ना, ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जैसे मैंने बनाया है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये टेस्टिस है, ठीक, तो अब ये क्यों है, मेंटेन द सेक्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है पहला ही स्टेटमेंट। एस्केप एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन, ये तो गलत हो गया बच्चे, और प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडमिस, प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर एग्जिबिटिंग द मेल, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, 2011 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होती हैं और स्पर्म के बनने के लिए टेम्परेचर का कम होना इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो बॉडी से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है किसका, सेक्रोटम का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चे, सेटोली सेल्स आर फाउंड इन, तो सबसे पहले बच्चे देखिए कब पूछा है, 2010 में, तो सेटोली सेल्स की आप लोग लोकेशन देख लेना सबसे पहले कि सेटोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये सेटोली सेल्स प्रेजेंट है, सेटोली सेल्स विद इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, पहली बात, सेटोली सेल्स कहाँ होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या काम होता है बच्चे, सभी बच्चे जानते हैं, सेटोली सेल्स आर फाउंड इन ओवरीज एंड सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक्रेट एड्रेनलिन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। तो सबसे पहले आप डायग्राम से ही बोल सकते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है आपका ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आ गया हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर हमारे सेटोली सेल्स प्रेजेंट हैं जो स्पर्म सेल्स को नरिश करते हैं। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑलमोस्ट सिमिलर सा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे खुद भी करने की बेटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन में पूछा है वास इफरेंशिया आर द डक्टलेस डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, इसका मतलब देखो पहले आप देखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म की फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम्स देखनी है, तो डायग्राम में सबसे पहले आपने देखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रीटे टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंशिया, ठीक है बच्चे। अब आपने बताना है, क्वेश्चन में पूछा है कि वास इफरेंशिया डक्ट्यूल्स लीड फ्रॉम, वास
इफरेंशिया जो है वो किसको लीड कर रहा है, समझ आई। टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रीटे टेस्टिस, या रीटे टेस्टिस टू वास डिफरेंस, या वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, या एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। ठीक है बेटा, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका कौन सा राइट स्टेटमेंट है। देखो बच्चे, हमारे पास क्या है, रेड कलर पे फोकस करना ज़रा, ये आ गया हमारे पास रीटे टेस्टिस। वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया आपको याद होगा है ना, कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे, ये वास एफरेंशिया आ गया। ठीक है, वास एफरेंशिया आ गया। तो वास एफरेंशिया जो है वो क्या कर रहा है बच्चे, वास एफरेंशिया एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, किसके बीच में, किसको कनेक्ट कर रहा है, आपके रीटे टेस्टिस को और वास डिफरेंस को। किसको कनेक्ट कर रहा है बच्चे, रीटे टेस्टिस को और वास डिफरेंस को। समझ आई बच्चे। तो ये जो हमारा वासा एफरेंशिया है ये कनेक्ट किस किस को कर रहा है, क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी थी, तो आप बोल सकते हो रीटे टेस्टिस और वास डिफरेंस को। हमारा सी वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट, सॉरी आपका बी वाला पार्ट जो है ये राइट आंसर है। रीटे टेस्टिस टू वास डिफरेंस, इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है कौन, वासा एफरेंशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल, सेमन किसको बोला जाता है, स्पर्म्स को, है ना। तो उसमें और भी क्या क्या है, फ्रैक्टोज, कैल्शियम, ग्लूकोज। तो पूछ रहा है कि सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल रिच इन क्या क्या होगा बच्चे, उसमें फ्रैक्टोज होगा, कैल्शियम होगा एंड सर्टन इंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। दे प्रोवाइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड नरिश एंड एक्टिवेट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है बच्चे, ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है बेटा, तो इसका क्या रोल होता है, ठीक है, या जो इंजाइम्स हैं ये, मतलब सेमिनल प्लाज्मा किस किस से कंबाइन, एक तो आपका फ्रैक्टोज आएगा सेमिनल प्लाज्मा में, दूसरा कैल्शियम आएगा और तीसरा इंजाइम आएंगे, और ये तीनों ही किस में रोल प्ले करते हैं, दे प्रोवाइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये क्या करेंगे, स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और स्पर्म को नरिश भी करेंगे और साथ साथ में एक्टिवेट भी करेंगे। ठीक है, तो आपका ए पार्ट आएगा 12th का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ठीक है, एक्रोजोम हैज़, आपको दो डायग्राम्स दिख रही हैं, एक एग की है, ठीक है, एक एग सेल है और दूसरा स्पर्म सेल है। ठीक है बेटा, दो डायग्राम्स हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि जो एक्रोजोम हेड किसको बोला जाता है, ये वाला पार्ट स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है वहाँ पे एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्रोजोम हैज़ अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पर्चिंग, पर्चिंग होता है एंटर, है ना, डाइजेस्ट करना, एंड पेनिट्रेटिंग द एग, ठीक है, रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, देखिए ये तो मुझे करेक्ट ही लग रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, बट एक्रोजोम हैज़ अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर हैज़ यूज्ड टू पर्चिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग फर्टिलाइजेशन। नहीं, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, द स्पर्म लाइसिन, देखो ये इंपॉर्टेंट है पेनिट्रेटिंग करने के लिए। एक्रोजोम जब तक लाइसिन नहीं होगा तब तक एक्रोजोम कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद जब तक स्पर्म के हेड में लाइसिन नहीं होगा, लाइसिन इन द एक्रोजोम, लाइसिन क्या है, ये इंजाइम है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्पर्म के हेड में क्या करेगा, एक्रोजोमल रिएक्शन प्ले करेगा, मतलब इसकी इस मेम्ब्रेन को लाइसिन क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, जिसको हम पर्चिंग कहते हैं। ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो डाइजेस्ट करने के बाद स्पर्म ऐसे किसके कांटेक्ट में आ जाएगा बच्चे, जूना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ जाएगा। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ZP लेयर, जूना पेलुसिडा लेयर, इन्वेल्व फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगी। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ना बच्चे, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है बेटा। क्यों, क्योंकि स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस इट ब्रेक डाउन जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले ब्रेक डाउन करेगा ये, ठीक है, रिलीजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट असिस्ट पेनिट्रेशन बिटवीन फॉलिकल सेल्स दैट सराउंड द ओवम, थस फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो हमारा इसमें कौन सा राइट पार्ट होगा, आपका बी पार्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन रिच इन, रिपीट हो गया बेटा क्वेश्चन। अब आप बता सकते हो फ्रक्टोज कैल्शियम बट नो एंजाइम, हमने अभी पढ़ा था कि एंजाइम भी होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम पोर कैल्शियम फ्रक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम, डी पार्ट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बता रहा है कि गिवन बिलो द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पोर्शन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नेम ऑफ द पार्ट लेबल्ड ABCD। ठीक है, देखो हमारे पास क्या आता है बच्चे इसका, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा A रिप्रेजेंट करता है वो क्या है बच्चे, वासा डिफरेंशिया, क्या है ये, वासा डिफरेंशिया। ठीक है बेटा, फिर हमारा जो B रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, सेमिनल वेजिकल, क्या है ये, सेमिनल वेजिकल। ठीक, और फिर हमारा C जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। डन, और हमारा जो D रिप्रेजेंट करता है बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं ABCD ये किस में फॉलो करता है, वास डिफरेंशिया। ठीक है, मतलब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। इन डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन द पॉइंटेड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ABCD है ना, इनको बताना आपने। तो A जो आ गया हमारा वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम से आपको बताई गई ये चीज़ें, आप बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है बच्चे, नेक्स्ट में क्या है, लोकेशन एंड सेक्रीशन ऑफ लेडिक सेल्स, सीधा सीधा ही पूछ रहा है, लोकेशन और सेक्रीशन आपने बताने। तो लोकेशन आप बताओगे कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, लेडिक सेल्स, ओवरी में तो नहीं है ना बच्चे, ओवरी में नहीं है, लिवर में नहीं है, अभी हमने पढ़ा था, और पेनक्रियाज में है, तो टेस्टिस में। हम इसकी लोकेशन तो जानते हैं, और इसका क्या फंक्शन होता है, अभी हमने बोला था सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, किसमें, ये मेल सेक्स हार्मोन है, और ये किसकी सिक्रीशन करेगा बच्चे, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करेगा बाय एंड्रोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं जो 2024 में पूछा गया है, वेरी गुड। तो आप लोगों के लिए कितना इजी बना लिया मैंने 2024 का क्वेश्चन। देखिए बच्चे, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लोपिंग ट्यूब। तो आपको पता है बच्चे कि ये इतना जो है ये फ्लोपिंग ट्यूब का पार्ट है, कौन सा, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ठीक है बेटा, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम जो है ये किसके कंपोनेंट हैं, फ्लोपिंग ट्यूब के। तो कौन सा नहीं है बच्चे, आपका यूट्राइन फंडस। तो यूट्राइन फंडस जो है बच्चे वो किसका कंपोनेंट है, वो यूट्रस का है, वो है ना, ये वॉर्म लाइक हिस्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, तो ये किसका पार्ट है, वो यूट्रस का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा ए पार्ट राइट है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। देखो बच्चे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना होता है और समझना है। स्टेटमेंट 1, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। हाइमन लेयर फीमेल्स में एक वर्जिनिटी का साइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वर्जिनिटी नॉट भी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। बट बताता है कि हाइमन लेयर का फीमेल की वर्जिनिटी के साथ उसका होना और नहीं होना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हाइमन लेयर का होना या नहीं होना ये वर्जिनिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हाइमन लेयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ब्रेक हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फीमेल है वो वर्जन नहीं है। स्टेटमेंट 2 का मतलब देखो, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द, टॉर्न होता है टूटना, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, है ना। स्टेटमेंट 2 में बता रहा है कि हाइमन लेयर जो है उसका टूटना, है ना, फर्स्ट सेक्सुअल कॉपुलेशन या क्वाइटस इंटरब्रेड जब फर्स्ट टाइम किया है तो उसी समय टूटे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बच्चे ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स में ही हाइमन लेयर ब्रेक करे, वो तो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी तो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, ये गलत हो गया। तो पहला वाला जो है बता रहा है कि रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का हाइमन लेयर, उसका होना और नहीं होना।
पहला सही है और दूसरा इनकरेक्ट है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये भी गलत। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी वाला पार्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है बच्चे कि स्टेटमेंट 1, वास डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजिकल। ठीक है, आप लोग डायग्राम में अभी जाके फिर से देखो। ठीक है, सेमिनल वेजिकल जो है वो स्पर्म रिसीव किससे करता है, वास डिफरेंस से करता है, यस। एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट के द्वारा वो स्पर्म कहाँ ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट है बच्चे। ठीक है, फिर दूसरा क्या बता रहा है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, बिल्कुल सही है बच्चे, विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। ठीक है, तो जो वेजाइनल कैनाल होती है बच्चे उसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, और जो सर्विक्स होती है, ठीक है, कैविटी ऑफ सर्विक्स, उसको सर्विकल कैनाल भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, एक मेल का और एक फीमेल का, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ए पार्ट इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट बेस्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल आप लोग चीज़ें याद रखेंगे, सही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2022 का डिस्कस कर रहे हैं बेटा, देखो आपके सामने है 22 का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने करना कैसे, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग करेंगे हम। पूछ क्या रहा है, अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। एनसीईआरटी पे देखो, ओल्ड पे 47 और न्यू पे 31। ठीक है, अब आपके पास है, कैसे अरेंज करोगे कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, एल्वेलाई, मेमोरी एम्पुला एंड मेमोरी टिब्यूल्स। ये डायग्राम है बच्चे, इसमें आपने बताना है कि जो मेमोरी ग्लैंड के कंपोनेंट हैं वो आपने अरेंज करने हैं किसके बेस पे, किसके बेस पे, किसके बेस पे आप लोग अरेंज करोगे, मिल्क प्रोडक्शन के बेस पे। सबसे पहले मिल्क कहाँ आता है, फिर कैसे कैसे आगे मूवमेंट होती है फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल, पास वाला एंड जो होता है वो प्रॉक्सिमल होता है और दूर वाला डिस्टल होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बच्चे, सबसे पहले मिल्क की फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपके मेमोरी लोब में, जिसको हम एल्वेलाई भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा मेमोरी लोब आ गया जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, तो मैंने यहाँ इसको फर्स्ट कंसिडर किया है। दूसरा हमारे पास आता है बच्चे सेकेंडरी मेमोरी लोब। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी लोब आ जाएगा बच्चे, जिसको हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं बच्चे। थर्ड हमारे पास आता है मेमोरी डक्ट। ठीक है, थर्ड क्या आ गया, मेमोरी डक्ट, यहाँ पे इसको मेंशन किया है। और फोर्थ आता है हमारे पास एम्पुला, जो डायलेटेड पार्ट होता है बच्चे। ठीक है, विच इज़ एम्पुला, जिसको हम मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, और फिफ्थ हमारे पास लेक्टिफेरस डक्ट आता है बच्चे। ठीक है, जहाँ पे मिल्क लास्ट स्टेज में होता है और फिर यहाँ से एजुकुलेट हो जाता है, बाहर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा राइट आंसर बना बच्चे, मतलब हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट किसको ले रहे हैं, थर्ड को फर्स्ट ले रहे हैं, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है ये राइट आंसर है बच्चे। तो आप लोग प्रॉपर दिमाग में डायग्राम्स को बिठाएंगे कि कैसे कैसे सीक्वेंस, पहले एल्वेलाई है फिर क्या है आगे, और उनके अलग अलग नेम भी जो है वो आपको प्रॉपर पता होने चाहिए बच्चे। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम्स है जहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 21 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन द एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। एंट्रम लेयर जो होती है आपको पता ही है, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में होती है बच्चे आपकी एंट्रम मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एंट्रम के फिर एंट्रम जब मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो उसके बाद सेकेंडरी साइड रिलीज होता है बच्चे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं थीका इंटरना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपने ए सेलुलर लेयर बतानी है, किसमें किसमें बताओगे आप लोग, आप बताओगे सेकेंडरी ओसाइड में। ठीक है, ए सेलुलर लेयर हमने बतानी है। तो बच्चे मैंने यहाँ बताया कि जो ग्रेनुलोसा लेयर होती है वो क्या होती है, सेलुलर लेयर होती है। क्या होती है ये, सेलुलर, मतलब ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और हमारी जूना पेलुसिडा लेयर होती है बच्चे, ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, इसको हम सेलुलर लेयर नहीं कहते हैं। और थीका इंटरना इसको पार्शली सेलुलर और पार्शली नॉन सेलुलर भी बोलते हैं। और स्ट्रोमा जो है तो ये तो सेलुलर ही है।
ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे पास जो जूना पेलुसिडा लेयर आपको दिख रही है ये वाली, ये कौन सी है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, इसको हम सेलुलर लेयर नहीं बोलते, ठीक है। द एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर, ठीक है, द एंट्रल फॉलिकल इज जूना पेलुसिडा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 22। The figure given below depict a diagrammatic sectional view of the female reproductive system of humans, which one set of 3 part out of first 6 have been correctly identified, ठीक है। तो बताइए बच्चे यहाँ पर इसमें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, ये जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके इनफंडिबुलम को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इनफंडिबुलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चे। और फिर उसके बाद बच्चे क्वेश्चन में पूछा है कि इन सभी में से इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से 3 सेट मैच करते हैं, विच वन सेट ऑफ द 3 पार्ट आउट ऑफ दिस हैज़ बीन करेक्टली मैच्ड, ये क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे बेटा हमारे पास एक इनफंडिबुलम है, ठीक है, एक इनफंडिबुलम है, ये वाला पार्ट जो है ना हमारा, ये इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, ये हमारा इनफंडिबुलम आ जाता है, ठीक है बच्चे। और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये फिम्ब्रे वाला पार्ट है हमारा, ये किसका है, फिम्ब्रे वाला पार्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सर्विक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे और सर्विक्स, ठीक है। तो ये आपका राइट पार्ट है, क्योंकि अगर हम इसको देखें एंडोमेट्रियम जो है सेकंड क्या एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फिर थर्ड जो है वो किसको, इनफंडिबुलम को, और फोर्थ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिम्ब्रे को। तो इसका करेक्ट क्या आएगा बच्चे, हमारा बी पार्ट हमारा करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है द पार्ट ऑफ फ्लोपिन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ठीक है। ये हमारे पास ओवरी है बेटा, ठीक है। तो इसके पास में कौन से पार्ट हैं, है ना, फ्लोपिन ट्यूब के क्लोजेस्ट में कौन कौन से पार्ट हैं। देखो फ्लोपिन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के क्लोज है, तो आप बता सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम कौन सा बोल सकते हैं, इनफंडिबुलम जो है वो किसके, ओवरी के बिल्कुल क्लोजेस्ट है ना, बी पार्ट इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये ओवरी जो है फिम्ब्रे थोड़ी दूर है नीचे, और ये इनफंडिबुलम जो है ये बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2.3 गैमेटोजेनेसिस से। ये क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। 2024 का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। आपको रेड पेन पे फोकस नहीं करना है, जो ब्लैक पेन से ये सारा आपके पास होगा। GnRH जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके क्या रिलीज करवाता है, LH, और साथ में क्या रिलीज कराएगा, FSH। तो ए क्या आ गया हमारा, FSH, ठीक है। अब LH जो है बच्चे, LH पहले FSH को ही कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, है ना। आपको पता चला कि GnRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके LH और FSH प्रोड्यूस करवाएगा, तो ए क्या आ गया, FSH। अब बच्चे हमारे पास जो ये FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्ट किस पे करेगा, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा बच्चे, मेल के अंदर, है ना, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा मेल में, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चे, अब LH जो है वो किस पे एक्ट करेगा बच्चे, जो LH है वो किस पे एक्ट करेगा, लिडिक सेल्स पे एक्ट करेगा, और लिडिक सेल्स क्या सिंथेसिस करेगा, एंड्रोजन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो एंड्रोजन जो है वो फॉर्मेशन किसकी करेगा, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करेगा, और सेटोली सेल्स जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीज करेगा, ठीक है। और वो जो फैक्टर रिलीज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया कि स्पर्म को नरिश करेगा,
है ना, सेटोली सेल स्पर्म को नरिश करेगा और उससे क्या होगा फिर डी वाला क्या आएगा, जब स्पर्म मैच्योर हो जाएगा तो स्पर्मियोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपने देखना है यहाँ पर कि हमारा कौन सा पार्ट, ए पार्ट राइट आएगा, FSH लीडिंग सेल, सेटोली सेल्स और स्पर्मियोजेनेसिस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग oogenesis, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, a thicker and show fluid filled cavity that is antrum. Now it is called secondary follicles. ठीक है, देखो ये तो गलत हो गया बच्चे। स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, किसका सर जाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। जैसे स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान देना है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आपका डी पार्ट आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन फॉर देयर रोल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आपने देखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जब होता है ना, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, तो क्या सीक्वेंस होता है डिफरेंट हार्मोन्स का। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है बच्चे, सबसे पहले आप देखना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो एक्ट करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, FSH और LH रिलीज करेगी, ठीक है। और अब क्या होगा बच्चे, इसमें जो LH होगा वो क्या सिंथेसाइज करेगा, सिक्रीट करेगा एंड्रोजन, और उससे क्या होगी, स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। पहले गोनेडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा तो ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है हमारे पास गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो गोनेडोट्रोपिन एक्ट किस पे करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किस पे एक्ट करेगा, वो रिलीज करेगा LH, ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है बच्चे, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ क्या होगा, एंड्रोजन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फिर ये जो एंड्रोजन है बच्चे, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। और फिर फिफ्थ स्टेप हमारा होता है कि गोनेडोट्रोपिन जो है FSH हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और FSH जो होता है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, और सर्टोली सेल जो होगा उस स्पर्म को नरिश करेगा, और हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, 2022 का क्वेश्चन है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्या है, स्पर्मिएशन। द स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है ना, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये वाला बी पार्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट होल्ड ट्रू oogenesis। मतलब बता रहा है कि इसमें से आपने स्टेटमेंट देखने हैं जो किसके साथ बिलोंग करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ बिलोंग करते हैं, बट oogenesis के साथ मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स।
तो दोनों में हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, तो वो तो मैच कर ही जाता है, दोनों के साथ सिमिलर है, दोनों का सिमिलर है, डिफरेंस तो नहीं हो पाया ना स्पर्मेटो और oogenesis का, दोनों में गैमेट्स बनता है हैप्लॉइड गैमेट। ये गलत हो गया बच्चे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, हाँ इसमें डिफरेंस दिखता है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन आ जाती है गैमेट्स में, है ना, मेल गैमेट में मियोसिस से पहले ही डिफ्रेंसिएशन आ जाती है, ठीक है, बट फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ओवम जो होता है फीमेल में डिफ्रेंशिएट होता है व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट, ठीक है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस आ गया, जो मेल के लिए स्टेबल है, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस के लिए ओके है, बट oogenesis के लिए ये मैच नहीं करता है, ठीक है, ये ठीक है। दूसरा हमने बताना है मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, यस ये भी सही है बच्चे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए मियोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट oogenesis के लिए मियोसिस में अरेस्ट आते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, ठीक है, तो ये भी इसमें फॉल नहीं करते हैं, इधर भी डिफरेंस आ जाएंगे। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नहीं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं बच्चे, टेस्टोस्टेरोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है बच्चे, ये गलत हो गया, ये दोनों में मिलेंगे आपको। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, यस स्पर्मेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी इनिशिएट होती है बेटा, बट oogenesis में इनिशिएशन नहीं होती है प्यूबर्टी में, ये फॉल करता है बच्चे, क्योंकि प्यूबर्टी इनिशिएट करने के लिए जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही एग की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, और मेल में क्या होता है प्यूबर्टी को इनिशिएट करता है, ठीक है, तो ये भी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ आएगा, ठीक है बच्चे, मतलब oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट mother cells like oogonia are formed within the fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. But मेल में ऐसा नहीं होता है, मेल में आफ्टर बर्थ ही स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, किया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी के बाद ही बनेगा ना, बट फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही ओवरी बनना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस से मैच करता है और oogenesis से मैच नहीं करता है, ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, तो oogenesis के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो oogenesis प्रोसेस लाइफ की किस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चे फीटल ओवरी से ही स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही, सबसे पहले तो किस में होता है, फीमेल में होता है, और दूसरा एडल्ट में तो नहीं होगा, प्यूबर्टी में भी नहीं, बर्थ के बाद भी नहीं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही, अभी जो हम बात कर रहे थे, मतलब इनिशिएटेड ड्यूरिंग द oogenesis, इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन द कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ oogonia, ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में हम देख रहे हैं मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, मियोटिक डिवीजन 2020 में क्वेश्चन आया है, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन सेकेंडरी oocyte, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक लार्ज ओवम बनेगा फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या आएगा, जो राइट आंसर है वो आएगा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, फिर उसके बाद क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, मतलब सीधा सीधा स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस का आपने डिफरेंस बताना है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है। व्हेन spermatid convert into spermatozoa, this process is known as spermiogenesis. What is spermiation? Release of sperm from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubule is called spermiation. तो यहाँ पे ये वाला इसका राइट स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है।
कब पूछा था? 2018 का क्वेश्चन। 2016 में क्वेश्चन पूछा है, देखो ज़रा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। आपने इनकरेक्ट बताना है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा। LH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ओवरी, सही है, तभी तो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये गलत हो गया बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता है। ओवुलेशन के प्रोसेस में जो मंथली रिलीज होता है वायबल oocyte फ्रॉम द ओवरी बिटवीन द टाइम ऑफ मेनार्की एंड मेनोपाज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज अ सर्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ LH एंड FSH, ठीक है बच्चे। तो उस समय पीक पे सर्ज होता है किसका? LH और FSH का, न कि डिक्रीज, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो गया, ठीक है। तो इनकरेक्ट ही बताना था, तो सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो बच्चे इसमें आपने देखना है कि जो प्राइमरी पोलर बॉडी होती है वो भी हैप्लॉयड है, सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो भी हैप्लॉयड है बच्चे, स्पर्मेटेड हैप्लॉयड है, बट आपका स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। तो बी पार्ट आपका राइट आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो इसमें आपने देखना है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो ओवुलेशन के साथ मैच करता है ये, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद आपके पास आता है LH का सर्ज, यस, ओवुलेशन में LH पीक पे होता है। डिक्रीज इन एस्ट्रोडल्स, ठीक है। देखो बच्चे, ओवुलेशन टेक प्लेस इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे, एंड ड्यूरिंग दिस फेज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन एंड ट्रिगर्ड रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, लीडिंग टू इट्स maximum level during the mid cycle called LH surge that induce the rupture of Gleason follicle and release the ovum of ovulation। ये वाला इसने क्या पूछा था? नॉट एसोसिएट, तो ये है राइट। बाकी एसोसिएट करते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मियोसिस 2 अभी हमने पढ़ा था बच्चे, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मियोसिस कंप्लीट नहीं होगी, until fertilization occur in human female, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct option describing gonadotropin activity in the normal pregnant female। देखो बच्चे, इसमें हम बोल सकते हैं जैसे हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। इसने पूछा क्या है? select the correct option। तो हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम में तब ये होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया बच्चे। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेट, नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहा है, तो इस समय तो इनका लेवल कम होता है, ठीक है बच्चे। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, हाई लेवल ऑफ HCG, यस, इसको प्रेगनेंसी के टाइम में ये स्टिमुलेट होता है, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो हमारा क्या करेंगे बच्चे? प्रेगनेंसी को नॉर्मल करेंगे। तो सी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। The main function of mammalian corpus luteum is to produce, the main function of mammalian corpus luteum is to produce estrogen only, progesterone, ठीक है। देखो इसमें क्या आएगा बच्चे, जैसे आपका ये वाला पार्ट प्रोजेस्ट्रॉन, इसका क्या मेन फंक्शन होता है? मैमलियन कार्पस ल्यूटियम का इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन, ये प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। Corpus luteum is a temporary endocrine structure involved in ovulations and early pregnancy. The main secretory product of corpus luteum is progesterone, ठीक है बच्चे, which is required for the establishment and maintenance of pregnancy। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, द फिगर शो द सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन A एंड B विद फंक्शन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ए और बी के आप लोग बताओगे कि ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे एक कार्पस ल्यूटियम है, एक क्या है बच्चे?
कार्पस ल्यूटियम है, और आपका बी क्या है, कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम ग्राफिन्स। राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने किया बच्चे 2013 में भी पूछा था, और फिर 2024 में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा। तो आप लोग बोल सकते हैं बच्चे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजुआ। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन पूछ रहा है, प्रोडक्शन नहीं, पाथवे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन पहले स्पर्मेटोगोनिया होगा, 2n होगा, फिर स्पर्मेटोसाइट n बनेगा, फिर n स्पर्मेटिड, फिर n स्पर्मेटोजुआ। ये स्टेजेस हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिपीट हो गया है 2010 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 एक बार पढ़ लेना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म बनेंगे। गोनिया, साइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये 2n है ना, मियोसिस भी होती है, ये 2n है बच्चे, ये n है, ये भी n है और ये भी n है। ठीक है, तो पहला वाला राइट है, ये बाकी गलत हैं आपके। फिर उसके बाद आपके पास आता है, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन्स द मेल germ cells differentiate into the, in human at the end of the first mitotic division the male germ cells differentiated into primary spermatocytes, secondary spermatocytes। ये आ गया जैसे हमारे पास, मतलब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ये क्या आ गया हमारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुई तो क्या बना हमारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है बच्चे, मानो इधर 46 थे तो इधर 23 क्रोमोसोम्स, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन कोलैप्स्ड ओवरियन फॉलिकल श्रिंक एंड बिकम फिल्ड विद सेल टू फॉर्म। देखो श्रिंक्ड फॉर्म में जो आप देख रहे होते हैं बच्चे, आफ्टर ओव्यूलेशन ओवरियन फॉलिकल अंडरगो सेवरल स्टेजेस ऑफ डीजेनरेशन, है ना। द फॉलिकल सेल इनलार्ज एंड फिल विद अ येलो फ्लूइड टू फॉर्म कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये पार्ट इसका राइट आंसर है, ऐसा जैसा बन जाएगा जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा। द ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, ग्रोथ किससे होगी बच्चे, किससे होगी, आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एट द एंड ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन मेल स्पर्म डिफरेंशिएट इनटू, ये भी रिपीट हो गया बच्चे क्वेश्चन। एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। समझ आया बच्चे, और ये गलत हो गए। एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय कैपेस्टेशन, रिलीज ऑफ लाइसिन, हमने पहले पढ़ा था ये, मेन रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट ब्रेक द आउटर एग मेम्ब्रेन दैट इज ज़ोना पेलुसिडा। कौन, लाइसिन विच एक्ट एज अ एंजाइम्स। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़, क्योंकि ये पेरेंट आ गए और ये गैमेट्स आ गए, तो एक पेरेंट में क्या होगा, XY सेक्स क्रोमोसोम और XX, मतलब मेल और फीमेल में गैमेट बनाएंगे, इसके दो और इसका एक बनेगा। तो फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़ X क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम। नेक्स्ट बता रहा है बच्चे, मिडल पीस ऑफ मैमिलियन स्पर्म पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, सेंट्रियोल ओनली, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग डायग्राम देख के बहुत अच्छे से बता सकते हो बच्चे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही दिखेगा। मिडल पीस में आपको क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही दिखेगा। ठीक है बच्चे,
ये नेक रीजन आ जाता आपका, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है स्पर्म एंड एग न्यूक्लियर फ्यूज टू, देखो जैसे हमारे पास ये क्या है, स्पर्म का हेड आ गया और ये एग आ गया, एग का साइटोप्लाज्म, स्पर्म का साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर फ्यूजन किसका हो रहा है बच्चे, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है बेटा। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होकर क्या बन रहा है बेटा, रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, स्पर्म एंड एग न्यूक्लियर फ्यूज ड्यू टू, क्या होगा बेटा, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 51 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देखो कितने स्पर्म्स बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो बच्चे आप बता सकते हैं कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है हमारा, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, 1 और 2, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे सी आंसर बता सकते हो इसका। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n आ गया, मियोसिस हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 हैं तो 4 स्पर्मेटेड बनेंगे, बट एक से कितने बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल 2.4 टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास।